तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये मैं सेकंड पार्ट की बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट कवर अप किए हैं, वो जाके आप सिंपली देख सकते हो। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं पिछले 2 चैप्टर में जब मैंने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करी थी, ठीक है? तो मैं एक चीज़ उधर पे बोलता आ रहा था कि जो लाइट होती है भैया, लाइट के पास में डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है? डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर का मतलब कि लाइट्स के पास में पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, ठीक है? अब पार्टिकल नेचर के बारे में हमने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करा था और वेव नेचर के बारे में हमने वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करा था, ठीक है? एंड ये जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में, तो सिंपल बात ये है कि ये भी एक तरीके से लाइट्स की ही प्रॉपर्टीज जो कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, उसी के बारे में। ठीक है, ये उसी के बारे में, बस फर्क इतना सा है कि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं, मतलब प्रूफ्स के हिसाब से देखने वाले हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने इसको अच्छे से डिस्कवर करके बताया था कि भैया लाइट्स के पास में पार्टिकल नेचर होगा तो कैसे काम करेगा, लाइट्स के पास में अगर वेव नेचर होगा तो किस तरीके से काम करेगा। तो दोनों को जब समरी एक तरीके से मिलाते हैं तो उसको बोला जाता है ड्यूअल नेचर। एंड इस चीज के बारे में सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करा था देव ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यूं समझ लो कि देव ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ना है हमको, ठीक है, जिन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो वो चीज़ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और भी पढ़ना ज़रूरी होती हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। दूसरी, ये चैप्टर जो आपका है, ये यूँ समझ लो कि एक छोटा-सा चैप्टर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा-सा चैप्टर है। ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं करने, 1-2 आई थिंक 2 या 3 डेरिवेशंस आपको पढ़ने हैं, जो कि एकदम ईज़ी ईज़ी डेरिवेशंस कह सकते हो। सबसे ईज़ी चैप्टर यही है होने वाला है ना? यूँ समझ लो कि सबसे ईज़ी चैप्टर है, ठीक है? अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एंड इसमें कुछ चीज़ें आपको वो पढ़ने को मिलेंगी जो आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते आए हो। जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है? और डे ब्रॉगली भी आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ा है, भैया वहीं पे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, है ना? तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में फिर से देखने को मिलने वाली हैं। तो भैया एकदम अच्छे से तैयार होके बैठना, ठीक है? ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो ईज़ी वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो पहले बात करेंगे, देखो चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो भैया इसमें डिस्कस करेंगे लाइट्स की दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे, ठीक है? एक साथ मिक्स करके यूज़ करने का मतलब कि पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और वेव नेचर के बारे में डिस्कस करना होता है। तो दोनों को जब एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है ड्यूअल नेचर, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ तो ज़्यादातर बातें होंगी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर तो पढ़ा होगा, फर्स्ट पार्ट का लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है? वो नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है? क्योंकि उसके थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट इधर पे यूज़ होंगे, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 11th क्लास में भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे मैं हूँ, ईज़ी वे में आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो ड्यूअल नेचर के बारे में मैंने एक चीज़ बोली कि आप लाइट्स के ड्यूअल नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हो, मतलब पार्टिकल और वेव नेचर को एक साथ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब दोनों को जब एक साथ यूज़ करते हैं तो सबसे पहली जो टॉपिक इसमें आती है, उसका नाम क्या है भैया? मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? तो प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक थियरी दी थी, उसको बोला जाता है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। क्या बोलते हैं भैया? प्लैंक्स क्वांटम थियरी, जो कि यूँ समझ लो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, ठीक है? हल्के में भी नहीं लेना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है? एकदम ईज़ी तरीके से आराम से हैंडल कर लेंगे हम लोग। तो भैया प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम नाम की एक थियरी बनाई थी, ठीक है? अब उन्होंने इस थियरी में क्या बोला था भैया? तो सबसे पहली स्टेटमेंट उनकी ये थी कि जो आपका लाइट होता है, ठीक है? लाइट जो होता है भैया, वो एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म होता है। वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है? लाइट जब भी ट्रैवल करता है, वो कैसे ट्रैवल करता है? एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है।
ठीक है। एंड जब भी वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है तो भैया कभी भी कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं करता, जब भी ट्रेवल करता है तो डिसकंटिन्यूअस ट्रेवल करता है। फिर से सुनना कि इन्होंने क्या बोला कि जब भी लाइट एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो कभी भी कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं करती है, वो जब भी ट्रेवल करती है तो एनर्जी के फॉर्म में तो ट्रेवल करती है, बट वो डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल करती है। ठीक है। एंड उस डिसकंटिन्यूअसली चीज उनको थोड़ा सा पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है। तो कभी कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं करती तो भैया कैसे ट्रेवल करती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन्होंने ये फर्स्टली स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। और उसमें ये भी चीजें इंक्लूड करी, तो जब क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रेवल करता है तो उसका मतलब ये होता है भैया कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रेवल करने का मतलब कि लाइट एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। ठीक है? लाइट जो होता है एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, एंड जब छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उन छोटे-छोटे पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा। ठीक है? अब कुछ याद आया? इन छोटे-छोटे पैकेट्स को नाम दिया जाता है क्वांटा, और उस क्वांटा को बोला जाता है लाइट्स के फॉर्म में फोटॉन। जो क्वांटा होते हैं, उन क्वांटास को लाइट्स के फॉर्मेट में फोटॉन बोला जाता है। ठीक है? पार्टिकल के फॉर्म में फोटॉन नाम से उसको यूज़ करा जाता है। ठीक है? ये उनका फर्स्टली स्टेटमेंट था। तो अब उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला भैया? तो जो भी लाइट्स, जैसे लाइट जो है एनर्जी के पैकेट्स में ट्रेवल कर रही है तो उसको क्वांटम नाम दिया। तो भैया उस क्वांटा के पास में कुछ न कुछ तो एनर्जी होगी। वो एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है? तो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट ये दी थी कि जो क्वांटा या फिर फोटॉन होंगे, उन हर एक क्वांटा या फोटॉन की जो एनर्जी होती है, वो लाइट्स के रेडिएशन के डायरेक्टली ठीक है, रेडिएशन बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है? उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। ठीक है? जो भी क्वांटा या फिर फोटॉन होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी, वो रेडिएंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है? अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समराइज़ करेंगे, लिखेंगे और मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है? देखो फर्स्टली स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था भैया, तो इनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कुछ इस तरीके से था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था भैया इनका, कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक थ्योरी, पहले ऐसा लिख लेना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। भैया प्लैंक्स क्वांटम थियरी के हिसाब से क्या चीज़ उन्होंने बोली थी, क्या पॉइंट्स बोले थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी डज नॉट, डज नॉट इमिटेड, इमिटेड और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब ना, एब्जॉर्ब लिखते हैं, एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। ठीक है? इनका कहना क्या था कि फर्स्टली स्टेटमेंट उनका ये था कि जब भी कोई लाइट्स एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वो रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो कभी भी कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं करती है, बट ट्रेवल इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। ठीक है? बट इन द फॉर्म ऑफ, बट इन क्वांटाइज्ड फॉर्म, बट इन क्वांटाइज्ड, ठीक है? वो कैसे ट्रेवल करती है भैया, तो क्वांटाइज फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है? बट इन क्वांटाइज फॉर्म, एंड उसके बाद क्वांटाइज फॉर्म में अगर ट्रेवल करेगी तो कैसे ट्रेवल करती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, इन क्वांटाइज, विच मीन्स इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में भैया ट्रेवल करती है, आर कॉल्ड, ठीक है, उनको क्या नाम दिया, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। उनको उन्होंने क्या नाम दिया भैया, नाम दिया उनको क्वांटा, वो क्वांटा कहलाते हैं। ठीक है? एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, ठीक है, इन केस ऑफ लाइट इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी कॉल्ड फोटॉन। ठीक है? लाइट्स के फॉर्म में उसको फोटॉन बोला जाता है, और जब एनर्जी रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में अगर उसकी बात करें तो भैया उसको क्वांटा नाम दिया जाता है, मतलब बेसिकली क्वांटा को ही फोटॉन बोला जाता है। ठीक है? ये उनका फर्स्टली स्टेटमेंट था। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया भैया उन्होंने, सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला था कि जो भी क्वांटा होगा या फिर फोटॉन होगा, तो उनकी जो एनर्जी होगी, तो एनर्जी ऑफ ईच, ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा और फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा या फिर
फोटोन, चाहे आप क्वांटा की बात करो चाहे फोटोन की बात करो, क्योंकि दोनों बात एक ही है, ठीक है। फोटोन को ही क्वांटा कहा जाता है, क्वांटा को ही फोटोन कहा जाता है, बस टर्म्स अलग अलग है कि एनर्जी के फॉर्मेट में बोलना हो तो आप क्वांटा बोलना, एंड लाइट्स के केस में बोलना हो तो फोटोन बोलना, बात एक ही है, ठीक है। आप दोनों केस में फोटोन बोलो तब भी एक ही बात है, क्वांटा बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी, या फिर रेडिएंट लाइट लिखो, चलो रेडिएंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये उनका स्टेटमेंट था प्लैंक्स क्वांटम थियरी का, ये इन्होंने दो स्टेटमेंट बोला था। तो फर्स्टली स्टेटमेंट को लिखने का तो कोई प्रॉपर वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोई बात ही नहीं है, बट सेकेंड टर्म को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे एक्सप्रेस करोगे पता है, जब इसको मैथमेटिकली भैया एक्सप्रेस करोगे तो क्या बोला, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, तो सपोज करो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा क्या है, ई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भैया, फ्रीक्वेंसी के। तो भैया फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं, न्यू से। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एंड जानते हो जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म यूज करते हो, जिसको आप नाम देते हो इस वाले टर्म में, ये प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो जस्ट एच नाम से एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, जो एच को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एच को क्या बोलते हैं भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये स्मॉल एच है, ठीक। ये हमारे पास में एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा फिर ईच फोटोन के बारे में होता है कि हर एक फोटोन या फिर हर एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी भैया, तो एच न्यू के बराबर होती है। एंड जो एच होता है उसकी अपनी एक खुद की एनर्जी होती है, खुद की एक वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। कितनी होती है, इस एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इतनी एनर्जी होती है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की। एंड न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द, वो डिपेंड करेगा कौन सी लाइट आ रही है। जैसे 7 कलर्स की लाइट होती है ना हमारे पास में, रेड होती है, इंडिगो होती है, ब्लू होती है, तो उन सातों में से कौन सी वाली लाइट्स आप लेके आते हो, व्हाइट लेके आते हो कि कौन सी लेके आते हो, तो उस बात पे उसकी रेडिएशन उस बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कितने रेडिएशन की वो लाइट या फिर कौन सी वाली लाइट लेके आते हो। अब रेडिएशन की बात करें तो भैया लाइट्स में ईएम वेव्स में हमने रेडिएशंस की बात भी करी थी। हमारे पास में जो सबसे छोटी वेव्स आती है, वेव्स की अगर बात करें तो सबसे छोटी वेव जो हमारे पास में आती है वो रेडियो वेव्स की बात करी थी हमने। तो कौन सी वाली वेव हो सकती है, ठीक है, कौन सी वाली लाइट है, उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी वो हम उसके हिसाब से डिपेंड करेगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगी। एंड एच की वैल्यू फिक्स या ईच क्वांटा फिर ईच फोटोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एंड हमारे पास में जो न्यू होता है, न्यू को बेसिकली ऐसे भी लिखा जाता है सी बाई लेमडा। न्यू को ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब न्यू का एक फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा। सी का मतलब सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या होता है भैया, स्पीड ऑफ लाइट। इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है, जानते हो, अगर ये एयर या फिर वैक्यूम में ट्रेवल करे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है, अगर ये एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करता है, ठीक है। एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ, जो भी ये रेडिएंट एनर्जी का जो भी रहेगा, अगर वो लाइट है तो भैया लाइट का, ठीक है, और अगर वो वेव है तो वेव का लेंथ होगा। तो ज्यादातर केस में वेव्स की ही बात करेंगे इधर, जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान देना, हम ईएम वेव्स की बात करेंगे, मतलब वो जो 7-8 हमारे पास में ईएम वेव्स आई थी ना, रेडियो वेव्स, गामा रेस, है ना, एक्स रेस, ठीक है, विजिबल, तो उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे। तो ध्यान देना जब भी लाइट्स कहा जाए तो वही वेव्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो लेंथ होगा, ये जो लेमडा होता है इसको बेसिकली वेव लेंथ बोला जाता है। लेमडा को क्या बोलते हो, वेवलेंथ। तो अगर हम ये फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन सकता है भैया, तो एक फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हो, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एक तो फॉर्मूला ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, क्योंकि न्यू की वैल्यू सी बाई लेमडा भैया, पुट करोगे E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमारे पास में सिर्फ एक फोटोन या फिर एक क्वांटा की बात हुई। अगर मान के चलो तुम्हारे पास में दो फोटोन हो गए तो क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास में दो फोटॉन्स की एनर्जी को पूछा जाए तो क्या करोगे भैया, अगर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो दो फोटोन की एनर्जी दो एच न्यू हो जाएगी। तीन फोटोन की एनर्जी पूछी जाए भैया तो तीन एच न्यू कर लो। चार की पूछी जाए तो चार एच न्यू कर लो। पांच की पूछी जाए तो पांच एच न्यू कर लो। तो नंबर ऑफ फोटोन जितने भी होंगे, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होगी, लेट से नंबर ऑफ फोटोन, तो उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू,
है ना, ऐसा कर लो, इस फॉर्मूले को ऐसा सिंपल डिस्कस कर लो, NH या फिर NHC बाई लेमडा कर लो भैया। ये करने का सबसे अच्छा फायदा क्या होगा कि अगर एक की बात करेगा तो n की वैल्यू क्या पुट कर दो, एक, n की वैल्यू क्या पुट कर दो, एक, तो हमारे पास में फिर से ही फॉर्मूला बन जाएगा H न्यू। दो की बात करोगे, अगर दो क्वांटा की एनर्जी पूछ दिया जाए भैया तो दो एच न्यू होता है, तो सिंपल इधर पे दो आ जाएगा। तीन की पूछी जाए तो तीन लगा दो, चार की पूछी जाए तो चार लगा दो। तो जितनी का भी पूछा जाए, जितने भी क्वांटा या फिर प्रोटॉन की आपसे एनर्जी पूछी जाए, सिंपल क्या करना है, एन की वैल्यू उतनी पुट करो, तुम्हारे पास में ये ई की वैल्यू आ जाएगी। एक की पूछेगा तो एक एच न्यू, दो की पूछेगा तो दो एच न्यू, तीन की पूछेगा तो तीन एच न्यू। एंड अगर वही चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ के फॉर्म में पूछे तो भैया ये वाला फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लैम्डा कर लो। ठीक है, तो ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें फर्स्टली स्टेटमेंट ये कहता है कि भैया जो लाइट होती है वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, एंड उस एनर्जी के पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा या फिर फोटोन। एंड जो क्वांटा या फिर फोटोन होता है उनकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद उसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में ई इज इक्वल टू एच न्यू करके ये फॉर्मूला बनता है, या फिर ई इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, या फिर एनएच न्यू, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई सब एक ही बराबर है। अगर एक की पूछी जाए तो भैया एच न्यू, दो की पूछी जाए तो टू एच न्यू, थ्री की पूछी जाए तो थ्री एच न्यू, ऐसा करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देख रहे हो, एकदम इजी फॉर्मूला है ना, डेरिवेशन भी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ही बस है, एकदम छोटा सा फॉर्मूला। ये आप 11th क्लास में पढ़ते आए हो और नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं है, आई थिंक समझ गए होगे। एंड ये आप उसको नोट करो, तो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। कुछ हमारे पास में यूँ समझ लो इमिशंस, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते भैया। ठीक है, इसको फटाक से नोट करो। चलो चलिए भैया, तो आगे हमारे पास में ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशंस करना है। तो फर्स्ट लिस्ट में जो टॉपिक आती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन, कि इलेक्ट्रॉन का भैया इमिशन कैसे करा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को भैया मेटल के सरफेस से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालते हो तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब मेटल के सरफेस से बाहर निकालने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी भैया आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम, एटम होता है एक आपके पास में, सबको पता है। हर एक मेटल के पास में, हर एक नॉन मेटल जो भी है आपके पास में, हर एक चीज के पास में एटम होता है। ठीक है, और एटम के पास में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता रहता है विद देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी के साथ में वो उस गोल गोल चक्कर लगाता रहता है उस एटम के अंदर। ये बात आपको सबको पता है, ये बात आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो यार। ठीक है, अब जब बात आती है भैया इलेक्ट्रॉन्स अगर उस ऑर्बिट में अगर न्यूक्लियस के पास में घूम रहा है तो न्यूक्लियस उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहता है और उसके सरफेस को, उसके एटम को छोड़ के बाहर नहीं जाता है। बट अगर क्या हो, आप उसको एक एनर्जी दे दो और वो अपनी एनर्जी के पास साथ साथ में और एक्स्ट्रा एनर्जी पा जाए, और एक्स्ट्रा एनर्जी पाने के बाद वो क्या करता है भैया, अपने ऑर्बिट को छोड़ के भागता है। ठीक है, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के वो आगे जाना चाहता है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है भैया कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन्स को उसके मेटल के सरफेस से बाहर करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल के सरफेस से बाहर करना है, तो मेटल के सरफेस से बाहर करने से पहले आप उसको उसके एटम से जुदा करोगे, है ना। पहले उसके फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ोगे भैया फिर वो अपने एटम से बाहर आएगा, फिर एटम से बाहर आने के बाद फिर वो अपने सरफेस से बाहर आएगा। तो ये काम होता है, उसको बाहर लाने का तरीका होता है। ठीक है, अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमारे पास में ये चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल के सरफेस से बाहर लाना। अब वो बाहर लाने के लिए आप जो एनर्जी दोगे, क्योंकि बाहर तभी आएगा भैया जब उसको आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे। तो जो भी आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस से बाहर आ सके, अपने एटम को छोड़ के, अपने मेटल के सरफेस को छोड़ के वो बाहर आ सके, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को पता है क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भैया वर्क फंक्शन।
उसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है कि द इलेक्ट्रॉनिक इमिशन को क्या बोलते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पुल इट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से बाहर करने के लिए जो भी आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर कर लेते हो तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। जब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब ये जो वर्क फंक्शन नाम की चीज है भैया, यही आपकी सबसे काम वाली चीज है। आगे जो भी आप पढ़ने वाले हो उधर पे आपको ये वर्क फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वर्क फंक्शन समझ गए कि जो भी आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन्स को उसके सरफेस से बाहर आने के लिए, वो एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। एंड भैया इट इज डिनोटेड बाई किससे दिखाते हैं भैया इसको, डिनोटेड बाई तो इसको दिखाया जाता है या तो फाई से दिखाओ या फिर आप दिखा सकते हो भैया डब्ल्यू नॉट से, या तो डब्ल्यू नॉट से दिखाओ या तो फाई से दिखाओ। ये होता है आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, एंड इस वर्क फंक्शन को किस चीज में मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर इन भैया इस चीज को मेजर करा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मेजर करते हो भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है आपने, वोल्टेज का भी नाम सुना है, तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम की एक यूनिट होती है, जैसे एम्पियर होती है, जूल होती है, पावर की वैसे ही बहुत सारी यूनिट होती है ना, जैसे चार्ज का कूलम होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। तो वैसे ही जब कभी भी आपको वर्क फंक्शन को मेजर करने की बात आए तो भैया उसको मेजर करा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, विच मीन्स उसकी यूनिट कह सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसकी भी एक वैल्यू होती है। अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करी जाए, ठीक है, लेट सपोज कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल के सरफेस से बाहर लेके आना है, उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होगी। अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप उसको दे देते हो भैया, वो अपनी ऑर्बिट्स को छोड़ के, एटम को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है भैया, तो अगर उसको 5 चाहिए होगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1 × 10⁻⁻, ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इतनी एनर्जी के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स अगर 5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे भैया बाहर तो 16×5 = 80, 8 × 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी दोगे, तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉन जो जिसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था अपने सरफेस से बाहर आने के लिए, तो इतनी जूल की एनर्जी दोगे तो बाहर आ जाएगा। सिंपल, अपना घर बार छोड़ के बाहर आ जाएगा। जैसे होता है ना, ज्यादा पैसा मिले भैया तो घर और छोड़ के सब लोग चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, सिंपल वही है। इनका भी हाल वही है कि ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो अपना घर छोड़ के, अपना एटम छोड़ के, अपने मेटल के सरफेस को छोड़ के वो आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो मेटल के सरफेस से उसके बाहर आने के केस को इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। एंड जब बाहर आता है तो भैया बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आप देते हो उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। एंड वर्क फंक्शन को डिनोट करा जाता है फाई या फिर डब्ल्यू नॉट से, उसको मेजर करा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है भैया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करी है। ठीक है, अब उसमें अब जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है भैया वो कई तरीके से करा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन मेजरली आपके सिलेबस में 3 तरीके से देके रखा है, आप इन 3 तरीकों से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करवा सकते हो। फर्स्ट जो इमिशन है भैया उसको बोला जाता है थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन, तो थर्मियोनिक का मतलब होता है थर्मल, मतलब हीट। तो भैया अगर आप एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करके किसी भी मेटल के सरफेस पे लेके जाते हो तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो गया तो उसको बोला जाता है थर्मियोनिक इमिशन। विच मीन्स या अगर आप थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करके अगर आप किसी भी मेटल को हीट देके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर सकते हो, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय सुटेबल हीटिंग, ठीक है, सफिशियंट थर्मल एनर्जी, देख रहे हो, सफिशियंट थर्मल एनर्जी मतलब जितनी उसको एनर्जी चाहिए होगी रिक्वायर्ड थर्मल वाली, उतनी अगर एनर्जी दे देते हो तो सफिशियंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू इनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। उसको मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए जो भी सफिशियंट थर्मल एनर्जी होती है अगर आप वो दे पाते हो भैया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उसके सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा, तो उसको बोला जाएगा थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, सेकेंडली जो इमिशन हमारे पास में उसको बोला जाता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके
भी आप इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करोगे भैया? तो वो करना आप जानते हो, बहुत सारे केसेस हमारे पास में भरे पड़े हुए थे, चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप आराम से प्रोड्यूस कर लोगे, ठीक है? तो बाय अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भैया वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई वीक या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है? तो बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम एनर्जी उसकी जो होनी चाहिए वो 10 into 10 के पावर 8 मीटर पर वोल्ट पर मीटर होनी चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इतनी तो होनी चाहिए 10 गुणे 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर, इतनी तो होनी ही चाहिए। मतलब उससे कम नहीं करना है, मिनिमम उतना दे सकते हो, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा मत देना, नहीं तो एटम ही टूट के खत्म हो जाएगा, फिर तो वही न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन करवा दोगे, ठीक है? चलो, तो उतनी एनर्जी दोगे तो बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अब टू अ मेटल, मेटल को देना है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज एन स्पार्क प्लग। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं वो स्पार्क के फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है? स्पार्क के फॉर्म में वो बाहर आते हैं, ठीक है? जैसे तुमको एक एग्जांपल दूं तो वो देखो, गैलेंडर नाम सुने हो ना, जिससे सरिया काटते हैं, सरिया काटने वाला जो चीज होता है जिसको गैलेंडर बोलते हो, तो जब भी आप सरिया काटने वाली चीज गैलेंडर से सरिया काटते हो तो देखते हो उसमें से क्या कहते हैं, क्या बोलूं उसको, चिंगारी निकलती है ना? जब भी उसको काटते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, तो जो चिंगारी होती है भैया ऐसे समझ सकते हो कि जब चिंगारी उस प्लेट को उस पे रगड़ते हैं तो रगड़ने से भी फ्रिक्शन से भी आप चार्ज को जनरेट कर पाते हो, तो चार्ज जनरेट होगा भैया तो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो भैया बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन भी करवा सकता है, ठीक है? फील्ड इमिशन करवा सकता है, तो वही जो चिंगारी निकलती है यूँ समझ लो कि वही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है इन फॉर्म ऑफ चिंगारी। इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है? चिंगारी के फॉर्मेट में, ठीक है? तो एक एग्जांपल आप वहां से समझ सकते हो, तो कैसे निकलेगा भैया फील्ड इमिशन में? एज स्पार्क प्लग के फॉर्मेट में, ठीक है? स्पार्क के फॉर्मेट में, या फिर कभी कभी वो होता है तार वगैरह शॉर्ट करता है तो उसमें से चिंगारी आती है, सुना होगा ना, तार कहीं पे शॉर्ट करता है, प्लस माइनस प्लस प्लस मिलाते हो, शॉर्ट करवाते हो ना, तो वहां पे भी चिंगारी निकलती है, तो वैसे बोल सकते हो स्पार्क प्लग होता है, ठीक है? चलो, अगला जो इमिशन हमारे पास में उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है? यूं समझ लो कि थोड़ा सा मेन इधर से अब यही है, इसके बाद की जो कहानी होगी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, है ना? कि कोई एक मेटल है भैया, मेटल के ऊपर लाइट रेज़ आती हैं, है ना? जिसको आप बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई वेव्स आ रही है, वेव रेडिएशन आती है, उस मेटल के सरफेस पे गिरती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक तार के सहारे बैटरी में जाते हैं, बैटरी को चार्ज करा जाता है, उसमें करंट जनरेट करवाया जाता है, पढ़े हो ना? चलो वही चीज़ है। तो जब भी किसी मेटल के सरफेस पे आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट डालते हो, ठीक है? क्या करते हो? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट डालते हो, उतनी लाइट कि जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके उसमें से, ठीक है? तो कहा जाता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस, जब आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, किसी मेटल के सरफेस पे गिराते हो, ठीक है? तो क्या होता है भैया, आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो मेटल के सरफेस से उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है? दोज एंड जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते हैं फिर, ठीक है, जब हम जब फोटोन बोल सकते हो, लाइट है, लाइट गिराने को मतलब हो सकता है आप क्वांटा या फिर फोटोन गिराते हो, सीधी सीधी बात ये, ठीक है? कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है तो भैया सीधी सीधी बात है, कोई लाइट लेके जाओगे सफिशियंट एनर्जी की, उससे अच्छा है उसको फोटोन बोल दो, कि आप फोटोन गिराने वाले हो उसके ऊपर, तो जैसे उसके ऊपर फोटोन गिराओगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उन दोज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है, क्या बोलते हो भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन फोटॉन्स को क्या बोलते हो? उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हो? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, क्योंकि ये चीज लाइट या फिर फोटोन की वजह से होता है, इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। तो ये था आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन करने का तरीका, जिसमें हमको काम वाली चीज क्या है? काम वाली चीज हमारे पास में भैया ये है, वर्क फंक्शन। ये हमारे पास में काम वाली चीज है, ठीक है? दूसरी काम वाली चीज ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसमें काम वाली चीज हमारे पास में ये है, ये थियरी काम वाली है कि भैया जब भी किसी मेटल के सरफेस पे आप कोई फोटोन डालते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उस चीज को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एंड उसके लिए हमारे पास में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। ये हमारे काम वाली चीज है, तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, फटाफट इसको नोट करो।
चलिए भैया, अगली जो हमारी टॉपिक होगी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतने टाइम में तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। नोट करने का तरीका सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, आराम से बैठ के नोट करना, ठीक है। या फिर जब मैं बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तब भी लिख लिया करो, ठीक है। कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो, जब लिखता हूँ तभी आप भी लिख लिया करो, ठीक है। चलो, अब हम अगली जो टॉपिक है हमारी उसकी बात करते हैं, तो उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगली टॉपिक हमारे पास में क्या होगी, उसका नाम है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास में अगली टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सीधा सीधा वही इलेक्ट्रॉनिक इमिशन से। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन में जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाया गया था, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो वही चीज है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। देखो, पहले हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी थियरी देखेंगे और अच्छे से इसकी थियरी समझ में आ जाएगी। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुमको समझ में आ गया तो इसकी थियरी एकदम आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सुनना, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात ये करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की चलती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन से, जिसमें हमने क्या करा था कि कोई आपके पास में मेटल होगा, उस मेटल के ऊपर आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की फोटोन डालोगे, एक लाइट डालोगे, उस लाइट से क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करना हो जाएगा तो कैसे करोगे, सुनना। सपोज कर तुम्हारे पास में भैया ये एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल। अब वो जो तुम मेटल लेते हो ना, वो जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना होता है, तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना होता है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस करवाने होते हैं, तो जो हम मेटल लेते हैं वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी की लेते हैं, ठीक है। ऐसा मेटल लेना जिसमें तुमको लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मिले, ठीक है। कैसा मेटल लोगे, जिसकी एनर्जी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी भैया, लो होगी, कम होगी, कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल्स को लोगे तभी ये काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा जो कि दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो कम एनर्जी में काम करने के लिए आप क्या करोगे, लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल्स को यूज करोगे। तो सपोज करो है हमारे पास में एक मेटल है जिसकी एनर्जीज, जो कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज लो है। पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जिसको लेने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड हमने इधर पे उसको नाम दिया है वर्क फंक्शन। जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। एंड उसी का दूसरा नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कोई मेटल होगा, जैसे एग्जांपल दूं, सोडियम ले ले, पोटेशियम ले लो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ले लो, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। तो जिनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, ऐसे मेटल्स को उठा लेना, ठीक है। उन मेटल्स के ऊपर फिर क्या करोगे भैया, कोई ईएम वेव्स भेजना, ठीक है। सपोज करो इसके ऊपर तुम कोई लाइट रे भेजते हो। अब लाइट रे भेजने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हो, ठीक है। सपोज करो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रो ईएम वेव्स, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। ईएम वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे पास में 7 9 होती हैं, 8 9, वही ईएम वेव से कोई एक से ईएम वेव्स आप भेज देना, ठीक है। ईएम वेव्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे एक्सरे, गामा रे, ठीक है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, रेडियो वेव्स। तो उनमें से कोई सा भी एक तुम उठा के भेज देना, अब तुमको जो सुटेबल मिल जाए आराम से, ठीक है। अब उनमें से मिलने वाली सबसे अच्छी बात कौन सी होती है, तो ज्यादातर भैया विजिबल आराम से दिखने मिल जाती है, ठीक है। तो विजिबल ही ज्यादातर भेजा जाता है। तो सपोज कर तुमने एक ईएम वेव्स एक मेटल के सरफेस पे भेजा, ठीक है। अब जैसे ईएम वेव्स मेटल के सरफेस पे आएगा तो उसके अंदर से मतलब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स भैया क्या करेंगे, बाहर आएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तभी आते हैं जब आप एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ईएम वेव्स भेजोगे, है ना। सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ईएम वेव्स भेजना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। सपोज करो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए। लेट से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 100 जूल, ठीक। 100 नहीं, चलो 100 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 100 जूल। तुमने कितनी एनर्जी भेजी, इधर जो ईएम वेव्स तुम भेज रहे हो वो कितनी एनर्जी वाली है, तो सपोज कर तुम भेज रहे हो 150 है, 150 जूल की एनर्जी तुम भेज रहे हो, ठीक है। ईएम वेव्स तुम जो भेज रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है, 150 जूल। तो इसको बाहर निकलने की कितना चाहिए, 100।
तो ये 100 लेके बाहर चला जाएगा, 50 तो बच जाएगा, ये होगा ना, 50 उसमें से क्या होगा, बच जाएगा। तो भैया जो 50 बच जाएगा वो उसका क्या करेगा? तो सीधी-सीधी बात है, 50 जो बच जाता है वो क्या करता है पता है? उसको लेके जो भी एनर्जी बच जाती, जो इसको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा, लेगा, बाहर निकलेगा। एंड बाकी जो एनर्जी अगर बच गई, वो क्या करता है, उसको लेके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि एनर्जी को आप क्रिएट तो कर नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो क्या करता है, ईएम वेव्स की जो एनर्जी आ रही थी, तो उसको लेके वो मेटल के सरफेस से एक कण बाहर करता है, ठीक है? तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। तो उसके पास में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ठीक है? ये थी इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो उसको चाहिए था किसके लिए, उसको मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए, और इसको बोला जाता है भैया वर्क फंक्शन। अगर उसको ये फाई वाली वैल्यू, इतनी वाली एनर्जी मिल जाए तो भैया बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, एक ईएम वेव उसके ऊपर छोड़ा, एंड वो कितनी एनर्जी की थी, 150 जूल की एनर्जी, ठीक है? एंड वो 150 जूल में से अब वो 100 जूल तो लेके बाहर चला जाएगा, बाकी जो 50 बचेंगे वो क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करोगे? तो सपोज करो क्या करा तुमने, कि आपने एक देखो टोटल एनर्जी, देखो क्या करा आपने, ये चीज को अब मैथमेटिकली लिखता हूँ, ठीक है? आपने क्या करा, टोटल 150 जूल की एक एनर्जी भेजी। तो सपोज करो तुमने टोटल एनर्जी जो भेजी वो है ई, ठीक है? ये तुम्हारे पास में क्या है, टोटल एनर्जी। उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी उसने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के फॉर्मेट में एक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, जो बच गई उसको उन्होंने क्या करा, उसको उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 150 इधर, 100, 50 मिला के 150, 150 तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भैया सेटिस्फाई, ठीक है? चलो, अब देखो, अब ये जो हमारे पास में एनर्जी होती है, ठीक है? एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द क्वांटा, जो भी होती है, जो भी रेडिएशन होती है, उसकी एनर्जी को लिखते हो तुम एच न्यू से। हमने अभी जस्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस करा था कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द क्वांटा, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन कितनी होती है भैया, एच न्यू के बराबर, ठीक है? एंड जो फाई होता है, फाई क्या है, फाई भी तो एक तरीके से एनर्जी है। तुम जो एनर्जी भेज रहे हो वही वाली एनर्जी है, बस वो एनर्जी है जो उसको चाहिए होता है, उसी को नाम देते हो तुम वर्क फंक्शन। तो इस वाली एनर्जी की जो वैल्यू होगी उसको लिखा जाता है एच न्यू नॉट से। इससे लिखते हो एच न्यू नॉट, और भैया न्यू नॉट क्या होता है, लिख लेना इधर पे, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। न्यू नॉट को बोला जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? न्यू नॉट को क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको पाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आई थिंक आपने ये चीज तो 11th क्लास में सुनी ही होगी कभी ना कभी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो न्यू नॉट को बोला जाता है भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बनता है एच न्यू नॉट, क्योंकि वो भी एक टाइप की एनर्जी ही होती है, ठीक है? बस लिखने का फॉर्मूला अलग है। अब सिंपल इधर से काइनेटिक एनर्जी अगर तुम निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, ये एच न्यू है, और ये को इधर भेज दो इस साइड पे भैया, तो नेगेटिव हो जाएगा एच न्यू नॉट। तो दिस इज द वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब इसमें जो तुमने ये ईएम वेव्स भेजी थी उसकी टोटल एनर्जी कितनी है भैया, उसकी टोटल एनर्जी है ई, ठीक है? वो एनर्जी जब किसी मेटल के सरफेस पे गिरी, तो मेटल के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन थे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, उसने कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो, ठीक है? वो एब्जॉर्ब करके मेटल के सरफेस से बाहर आने लगे, ठीक है? बाहर आ गए, तो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, बाकी जो बची एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है? तो वो एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी को एच न्यू से दिखाते हैं, वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट से दिखाते हैं, जिसमें न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है। एक, ये एक स्टेटमेंट, अभी तो हमने एक स्टेट, यूं समझ लो कई सारी स्टेटमेंट्स को हमने एक साथ कवर अप कर लिया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अभी स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो कई सारी स्टेटमेंट्स को हमने एक साथ कवर कर लिया, ठीक है? और ये चीज पता है किसने बताई थी, हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारे काम नाम करके रखे थे, ठीक है? चलो, तो ये बात तो अब कंफर्म होगी भैया, जो काइनेटिक एनर्जी होगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर आती है, कंफर्म है? तो एक काम इधर से ये नोट कर लो। अब इसके हम लोग अब देखो, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था,
ठीक है, जो कि हो गया। अब इसके थियोरेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं, थियरी इसकी क्या कहती है, ठीक है? ये चीज़ अच्छे से समझ गए हो, नोट कर लेना। अब इसके थियरी की बात करते हैं, फटाक से नोट करो, इसकी थियोरेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? इसकी भैया थियरी क्या कहना चाहती है? चलो भैया, अब ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थियोरेटिकल फॉर्म, ठीक है? अब उसकी थियरी क्या कहती है वो ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट उसकी जो थियरी है उसमें ये है कि कि इन एच हर्ट्ज इन 1887, मतलब हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात 1887 में करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है? उसमें क्या बोला था उन्होंने भैया? ऑब्जर्व दैट द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जब भी किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, द सरफेस ऑफ सम मेटल, किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है? तो देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ठीक है भैया? ये बात हमने अभी जस्ट पीछे डिस्कस करी थी कि हमने एक ईएम वेव्स को भेजा था किसी मेटल के सरफेस से, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए थे, ठीक है? द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन का फिनोमिना है फ्रॉम द मेटल ऑफ सरफेस, द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट, जब आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट की किसी मेटल के सरफेस पे भेजते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं भैया, बाहर आते हैं, तो इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भैया उस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख रहे हो उसकी थियरी, मतलब मैथमेटिकल अगर समझ गए हो तो थियरी भैया एकदम कहते हैं ना नल्ला है ना, एकदम आसान सा है। चलो, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, अच्छा ये तो हमने भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी डिस्कस करा था, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जब जिससे पीछे डिस्कस करा तो हमने ये चीज अभी जस्ट डिस्कस करी है, ठीक है? इसलिए मैंने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड वर्क फंक्शन भैया हमारे पास में काम वाली चीज है। चलो अगली जो थियरी इसमें है, ओनली अ फ्यू मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको आप यूज करने वाले हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में, सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? जिनका न्यूक्लियस कमजोर होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? दिस इफेक्ट बिकॉज ऑफ दियर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब उनका जो न्यूक्लियस कमजोर होता है वो उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से होता है। तो जिस भी मेटल के पास में भैया लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उसका न्यूक्लियस कमजोर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बांधने के लिए कम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगा पाता है, ऐसे मेटल्स का आप यूज करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास में ईच मेटल्स रिक्वायर्ड सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हर एक मेटल, ठीक है, उसके पास में मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर करती है ऑफ द लाइट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मेटल के सरफेस पे भेजते हो, ठीक है? एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी भेजते हो भैया इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए, उसको बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और दिखाया किससे जाता है भैया? न्यू नॉट से, ठीक है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाओगे भैया? न्यू नॉट से। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि हमारे पास में फाइव इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव बाई एच। ये हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, जिसमें फाई को बोलते हो वर्क फंक्शन, ठीक है? तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स थे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इनको नोट करो। तो जस्ट दो तीन पॉइंट्स और है, उनको भी डिस्कस कर लेते भैया। देखो, देख रहे हो इनकी थियरी में क्या चल रहा है? हमने जो मैथमेटिकली अच्छे से समझा था वही इनकी थियरी में देखो एक एक लाइन में लिखा गया है, ठीक है? चलो इसको नोट करो। तो आगे कुछ थियरीज और है, उनके बारे में डिस्कस कर ले भैया। चलिए भैया, इसके अगले जो दो पॉइंट्स हमारे पास में, ठीक है? अब ये दो पॉइंट्स क्या कहते हैं? पांचवा जो पॉइंट्स हमारे पास में, यही थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने चार पॉइंट्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देख लिया है। पांचवे छठे पॉइंट्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी देखते हैं, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जो तुमने ईएम वेव्स भेजी थी, जिस भी रेडिएशन की इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुमने भेजी थी मेटल के सरफेस पे, वो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, तो भैया फ्रीक्वेंसी को तुम दिखाते किससे हो? न्यू से दिखाती हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर जो भी रेडिएशन की तुमने कोई भी लाइट वेव, ठीक है, आपने मेटल के सरफेस पे भेजा था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है? इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट करता है तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी बचती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, ठीक है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी बच जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाए और किस बात पे डिपेंड करती है भैया, तो और डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन की बात पे डिपेंड करती है।
कि जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी ज़्यादा तुम फ्रीक्वेंसी दोगे, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव्स तुम उसके ऊपर भेजोगे, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास में होगी। मतलब मान ली तुमको 100 का चाहिए था, 100 तुम्हारे पास में वर्क फंक्शन था ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास में कितना था? 100 जूल। अब तुमने 150 भेजा था, अब 150 की बजाय तुम 200 भेजो, तो 100 लेगा और 100 बचेगा, तो 100 उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेगा। अगर तुमने 300 भेजा, तो 100 लेके 200 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, गायब ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो फिर। है ना? तो वो चीज़ है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? एक चीज़ और, अगली जो पॉइंट इसमें आती है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो भैया जितनी ज़्यादा तुम फोटॉन दोगे उसके ऊपर, जितनी ज़्यादा तुम रेडिएशन उसके ऊपर भेजोगे, क्योंकि इन्होंने ये बात तो नहीं बोली थी कि अगर 1 फोटॉन भेजते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2 फोटॉन भेजते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, ऐसा बात इन्होंने, मतलब इसमें कुछ भी नहीं कहा गया था, और प्लैंक्स ने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है? तो ये कहानी इसमें ये होती है कि जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम भेजोगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स भेजोगे, तो उतने ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट भेजनी पड़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा रेडिएशन, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है? जितनी ज़्यादा रेडिएशन की लाइट भेजनी है, तो फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजनी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजनी है, तो क्या करना पड़ेगा? उतना नंबर ऑफ फोटॉन्स भेजना पड़ेगा, ठीक है भैया? अब उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब है भैया आपकी इंटेंसिटी वही होती है। कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स भेज रहे हो, वो उसकी इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है? तो इसको मैथमेटिकली लिखोगे कैसे? तो लिखना सीधा-सीधा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब है भैया जितना ज़्यादा तुम फोटॉन गिराओगे उसके ऊपर, उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर आएँगे, ठीक है? और जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन भेजोगे भैया, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलेगी, ठीक है? ये था हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, क्या कहते हैं, थियोरेटिकल पॉइंट्स, है ना? इसकी थ्योरी ये कहती है हमारे पास में, ठीक है? अब इनको नोट कर लो, हमारे पास में अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ है, ठीक है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में और काइनेटिक एनर्जी है ना, इससे रिलेटेड एक ग्राफ आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है? क्या हो सकता है भैया? तो ग्राफ इसको नोट करो, फिर आगे ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। ग्राफ क्या होगा? देखो, पहले टॉपिक लगाएंगे इसके ग्राफ के लिए, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है? क्या होगा? ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये हमारे पास में टॉपिक होगा। टॉपिक लिखो भैया, ग्राफ between kinetic energy and frequency of radiation, frequency of radiation, frequency of radiation और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, उसकी बात करते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सीधी सीधी बात है, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और रेडिएशन है, उनका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए भैया। अब फॉर्मूला इनका क्या कहता है, देखो फॉर्मूला हमारे पास में पहले था, पीछे हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला निकाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही। क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हमने ये फॉर्मूला निकाला था, ठीक है? अब जब हम इसकी बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स को एक्सप्रेस करने की, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली है, एन प्लस में एच न्यू नॉट, ठीक है? एंड इसका कंपैरिजन करवाया जाता है इसके ग्राफ के लिए, हमारे पास में एक लीनियर लाइन का एक ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, याद है? ये हमारे पास में ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, एंड इसको लिखा इधर पे इस तरीके से जाता है, c प्लस एम एक्स, बात एक ही है, बस इसके फॉर्मेट में दिखाया जाता है ताकि इससे मैच करे। मतलब काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे दिखाओगे, x एक्सिस पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी, m जो होगा, जो कि स्लोप होता है, वो h डिनोट करेगा, एंड c इज इक्वल टू माइनस का h नॉट। ये हमारे पास में एक इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम उससे क्या करने वाले हैं भैया? कंपेरिजन करवाने, कंपेयर, ठीक है? क्या करवाएंगे हम उससे? कंपेयर करवाएंगे। इस इक्वेशन से जब कंपेयर कराते हैं भैया, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एज इट इज मैच करती है, और ये जो इक्वेशन होती है y इज टू एम एक्स प्लस सी, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? सीधी सीधी बात है भैया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है? एंड एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद सीधी सीधी पता है वाई एक्सिस पे किसको रखना है? वाई इज काइनेटिक एनर्जी, तो वाई एक्सिस पे रखोगे काइनेटिक एनर्जी को, और एक्स पे कौन दिख रहा है तुमको?
फ्रीक्वेंसी इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वाली को मत लेना, है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस पे क्या है तुम्हारे पास में, फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है। अब हमारे पास में जो कहानी थी काइनेटिक एनर्जी की, ये जो एच न्यू है, न्यू नॉट है, एंड इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करते हैं हम भैया, जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे, मतलब सपोज करो ये हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम जितनी एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और अगर हमने क्या करा, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में इधर पे है। अब इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा भैया, हमको पता है कि y इज टू एम एक्स प्लस सी है, तो उसका ग्राफ पता है कि वो लीनियर बनने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कब होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तभी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो या फिर उससे ज्यादा हो। जब आपने जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपने मेटल के सरफेस पे भेजनी है, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो। तो उसका ग्राफ खींचोगे इस तरफ से, ऐसे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, एंड ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है हमको ये शो करता है भैया कि ये जो म्यू नॉट है, ये जो काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमको ये बताती है कि जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस म्यू नॉट से ज्यादा करेंगे तभी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एंड वो काइनेटिक एनर्जी लेके आगे लीनियरली फॉर्म में बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। एंड भैया इसका अगर स्लोप खींचना हो तो क्या होगा, स्लोप मतलब ये जो स्लोप होता है इसको बोला जाता है स्लोप, जिसको ढलान कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी भैया, तो इसके इस ग्राफ के स्लोप की वैल्यू होती है, जैसे अगर y एम एक्स प्लस सी की बात करें तो स्लोप होता है m के बराबर। सिंपल, अगर हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल रहे तो हमारे पास में ये हमने इससे कंपैरिजन करवाया है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, h इज द स्लोप फॉर दिस फॉर्मूला, दिस फिगर, दिस ग्राफ। अच्छा एक चीज, अब c कैसे खींचते, c तो देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहता तो हम इसी पे लिख लेते हैं, बट हमारे पास में ये एच न्यू नॉट जो हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला है, वो कैसा है, नेगेटिव फॉर्मेट में। तो अब काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ये नेगेटिव फॉर्म में, बट अब काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती भैया, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो चाहो इसको मत दिखाओ, इस ग्राफ में इसको मत दिखाओ, एक काम ये कर सकते हो। दूसरा, अगर तुमको दिखाना ही है, ठीक है, अगर तुमको क्या करना है, दिखाना ही है, तो ऐसे इसको पीछे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा के दिखा दो, ये इस लाइन पे जहां भी मिलेगा वो उसकी नेगेटिव वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये पॉइंट पे उसको बताएगा माइनस का एच न्यू नॉट। क्या पता चलेगा भैया, माइनस का एच न्यू नॉट। तो इसको पीछे बढ़ा के तुम चाहो तो कर सकते हो, बट डॉटेड लाइन से करना, या तो तुम करो ही मत, माइनस एच न्यू नॉट को तुम दिखाओ ही मत, और दिखाना है तो उसको ऐसे पीछे माइनस का एच न्यू नॉट ऐसे डॉटेड करके दिखाओगे तो पता चलेगा भैया नेगेटिव फॉर्मेट में तुम बस शो कर रहे हो, बट एक्चुअली में होता नहीं है, बस तुमने एज्यूम करा है, ठीक है। तो समझ गए, कभी भी ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बीच में पूछे तो भैया इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, और उसका जो स्लोप आएगा वो एच के बराबर आएगा उसका स्लोप, ठीक है। अच्छा अगली जो चीज हमारे पास में, सपोज करो तुमसे इसी से रिलेटेड तुमको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। सपोज करो ऐसा एक ग्राफ है हमारे पास में, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है काइनेटिक एनर्जी, एंड भैया ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये है ए और ये है बी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट ए, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट बी। तुमको बताना है इसमें से किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे लिखो वर्क फंक्शन, चलो किसका वर्क फंक्शन इज स्मॉल, विच ऑफ द वर्क फंक्शन इज स्मॉलर। चलो इनमें से किसका वर्क फंक्शन भैया कम है तुमको बताना है, ठीक है, सोच के देखो एक बारी, सोचो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा। अब वर्क फंक्शन, तो भैया वर्क फंक्शन का मतलब होता है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। और ये होता है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन, भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको पाने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस से बाहर भाग जाता है। तो इन दोनों ग्राफ्स में अगर देखो तो म्यू नॉट ए पहले, म्यू नॉट बी बाद में, ठीक है। तो जो ग्राफ पहले दिख गया, जो पहले रास्ते जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में पहले ही पड़ गया, इसका मतलब ये इतनी एनर्जी पाएगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। मतलब इतनी कम एनर्जी में भी
वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इतनी ही कम एनर्जी, इतनी ही वर्क फंक्शन करोगे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर। आपको बी को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ए को निकालने के लिए इतनी सी एनर्जी देनी पड़ रही है। समझ रहे हो बात? मतलब ये बी को बाहर, बी से अगर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना हो बी पॉइंट से, तो हमको इतना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, इतना वर्क फंक्शन करना पड़ेगा। तो 5b का भैया जो बी का है, बी पॉइंट का मेटल है, उसके लिए वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। बट ए के केस में देखो, ए बहुत पास में है ग्राफ के, मतलब ए के केस में हमको कम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, कम फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो उसका फाई क्या होगा, वर्क फंक्शन कम होगा। तो भैया इस ग्राफ का आंसर क्या होगा, फाई ए इज लेस देन फाई बी। ठीक है, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है भैया, तो फाई जो ए वाला फंक्शन है, ए वाला मेटल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बी वाले मेटल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो वर्क फंक्शन भी आपके ए वाले का कम होगा, बी वाले का ज्यादा होगा। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएं, हैंडल कर लोगे अब? ठीक है, आई थिंक अब कर लोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से हैंडल करना। ठीक है, किसका फ्रीक्वेंसी कम, उसका वर्क फंक्शन कम, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी देखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो आगे दिखेगा उसका वर्क वर्क फंक्शन कम होगा, जो बाद में दिखेगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जैसे अगर मान लो तुमको इसी में एक और लाइन दे दे, इसको नाम दे दे सी। अब अगर पूछ दे किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी कम भैया, तो इसको नाम दोगे म्यू नॉट सी, लेट्स से म्यू नॉट सी। तो सीधी सीधी पता है भैया, इसका सबसे कम, फिर उससे कम, मतलब उससे थोड़ा बड़ा इसका है, और सबसे बड़ा इसका होगा। तो वर्क फंक्शन सबसे कम किसका है भैया, म्यू नॉट ए का। फिर उससे बड़ा किसका वर्क फंक्शन है, म्यू नॉट सी का। उससे बड़ा वर्क फंक्शन, सबसे बड़ा इन तीनों में किसका वर्क फंक्शन है भैया, तो म्यू नॉट बी का सबसे बड़ा, मतलब बी वाले सरफेस का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से तुम डील करोगे। ठीक है, इसको नोट करो। फिर आगे जो हमारे पास में टर्म है जिसका नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, मतलब जो क्वांटम प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जो हर्ट्ज ने बताया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके, वैसे ही आइंस्टाइन नाम के भी साइंटिस्ट, जानते हो आइंस्टाइन को यार, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो आइंस्टाइन ने भी इधर पे एक अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो उन्होंने जो बताया था, क्वांटम प्लैंक्स ने जो बताया था, हर्ट्ज ने जो बताया था, वो चीजें उन्होंने एक्सेप्ट करी, दिया सही है। ठीक है, तो उनकी जो चीजें थी वो तो सही थी, इन्होंने कुछ अपने टर्म्स को ऐड करा था। वो टर्म्स क्या है, ठीक है, उनको देखेंगे। तो इसको नोट करो, फिर इनके आइंस्टाइन भैया के ऊपर, आइंस्टाइन सर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सर आइंस्टाइन, है ना। चलो इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, तो आगे डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन्स व्यूज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भैया आइंस्टाइन का क्या कहना था। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करना है। देखो फर्स्टली ये बता दो कि आइंस्टाइन जो थे, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ टर्म्स दिए थे। तो इनका जो कहना था, जो प्लैंक्स ने बोला था कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पे आप इलेक्ट्रॉन भेजते हो, अच्छा, प्लैंक्स ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता रहता है। ठीक है, एंड उसको आप फोटोन बोलते हो या फिर क्वांटा बोलते हो, और उसकी एनर्जी जो होती है एच न्यू के बराबर होती है। ईच फोटोन या फिर क्वांटा की जो एनर्जी कितनी होती है, वो एच न्यू के भैया बराबर होती है। ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी। फिर उसके बाद जब वो हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, तो हर्ट्ज ने क्या बोला कि ये जो हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसमें जब भी हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन की, तो जब भी किसी मेटल के सरफेस पे कोई अप्रोप्रिएट, ठीक है, कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन की कोई लाइट वेव भेजते हैं, तो भैया उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, एंड जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वो बात भी एक्सेप्ट करी। ठीक है, एंड बोला कि जो एनर्जी तुमने दी है भैया, वो एनर्जी दो फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, एक होती है आपके पास में वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये हमारे पास में दो एनर्जी होती है। जो टोटल एनर्जी होती है भैया, एक होती है एच न्यू के बराबर। ठीक है, एक एच न्यू होती है, एंड ये एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ तक तो बात एकदम करेक्ट, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भैया, ये कोई बात नहीं, यहाँ तक हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइंस्टाइन ने क्या बोला, इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और बोला क्या ऐसा पॉसिबल है। इन्होंने क्या बोला, उसी के बाद जस्ट इन्होंने देखो, अब इनकी थियरी में ध्यान से देखना क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन,
whenever light having certain photons fall on the metal surface, each photon collide with electron and eject out appropriate number of electron with a certain velocity. इन्होंने क्या फिर उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके बोला कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पे आप कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट कोई भी भेजते हो, ठीक है, कोई एम वेव्स भेजते हो भैया, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल होता है, मेटल के सरफेस के ऊपर जो फोटोन गिरता है, ठीक है, मेटल के सरफेस पे जो आप फोटोन भेजते हो, मैंने पहले ही बोला था, लाइट बोलो चाहे उसको फोटोन बोलो, तो जो फोटोन गिरता है भैया मेटल के सरफेस पे, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल के सरफेस में, उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन, वो क्या करते हैं, आपस में भैया कोलाइड करते हैं, एंड उनके कोलाइडन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो eject out appropriate number of electrons with the certain velocity। तो जितने मतलब वही है जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैंने उधर पे एक चीज बोली थी भैया, जितना नंबर ऑफ फोटोन तुम भेजोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होके बाहर आएंगे। तो वही चीज को बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन के बीच में कोलिजन होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आता है, तो उतना इलेक्ट्रॉन बाहर आता है जितना आपने फोटोन दिया होगा, ठीक है, जितना नंबर ऑफ फोटोन तुम दोगे जितना ज्यादा, उतने ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये बातें तो हमने पीछे देखी थी, वो चीज उन्होंने बोला कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो। उसके बाद क्या बोला कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन विद द प्रोटॉन फोटोन। तो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये था, एंड सेकंड स्टेटमेंट ये था कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन ऑफ क्या है, फोटोन, ठीक है। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है, ठीक है, उनके बीच में जो टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग का मतलब होता है भैया कि अगर सपोज करो किसी टाइम पे 12 बजे, सपोज करो कि 12 बजे इलेक्ट्रॉन और फोटोन आपस में टकराए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा पता है, ठीक 12 बजे। जितने बजे टकराएगा उतने बजे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है विदाउट टाइम लैग। तो इन्होंने ये बोला था कि उनके बीच में भैया कोई टाइम लैग नहीं होता। तो टाइम लैग का सिंपल मतलब ये कि उनके बीच में टाइम का थोड़ा सा भी 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता कि 12 बजे इलेक्ट्रॉन फोटोन गिरा तो 1 बजे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं। जितने बजे फोटोन गिरा उतने बजे इलेक्ट्रॉन्स बाहर, ठीक। उसके बाद उन्होंने ये चीजें एक्सेप्ट करी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और एक चीज बोली, एक चीज ये बोली कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रॉन को जो हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ वेव भेजी है, फ्रीक्वेंसी की एक वेव भेजी है, उसको भेजें एंड हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही ना हो। मतलब हम एनर्जी भेज रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो तो ऐसा भी है तभी पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इनकी जो थर्ड पॉइंट थी उसका नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल से, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से इनका थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका मतलब होता है भैया कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को रोकना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है, कहीं पे भी जाने से रोकना है, तो आप जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल देते हो उसको रोकने के लिए उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था तो आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की या फिर वर्क फंक्शन वाली एनर्जी देते थे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए। तो आपको अभी भी उतना ही देना है, ठीक है, जो एनर्जी आप वर्क फंक्शन वाली दे रहे थे वो तो देना ही देना है। तो जो भी एनर्जी की आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट्स आपने लेके आए थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजेक्ट होने के लिए क्या करता है, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्मेट में क्रिएट करता है, एंड जो बची एनर्जी होती है उसको क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इन्होंने क्या करा, उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला, वो क्या करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में क्रिएट करा है उन्होंने, ठीक है। क्या करा है उन्होंने, जो एनर्जी को लेके वो बाहर जाने वाला था उतनी ही एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है तो बाहर जाने के लिए उसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी तभी बाहर भाग रहा था, क्योंकि ये तो उसके मेटल के सरफेस पे निकलना था, वो एनर्जी लेके बॉन्डिंग टूटी, बॉन्डिंग टूट के बाहर आया, और उसको जब मेटल के सरफेस से बाहर जाना है तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी बचती है उसको लेके भैया वो दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से एक टर्म डिफाइन करा जिसका मतलब होता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी थी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी लगा दो, तो भैया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना बंद कर देगा, रुक चलना बंद कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फिर बाहर जाना बंद कर देगा, रुक जाएगा, मतलब एनर्जी आपने दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ बट इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला, किसकी वजह से, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल को दिखाया जाता है भैया V नॉट से, ठीक है। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है कैसे डिफाइन करते हैं, देखो हमारे पास में पोटेंशियल वाले चैप्टर में तुमने एक चीज पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, ये एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, या फिर इसको वर्क डन भी बोला जाता है,
है ना, या फिर वर्क डन आप बोलते हो पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क डन इनफाइनाइट से कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हो तो पोटेंशियल मिलता है, जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल से डिफाइन करते हो। तो वही चीज है कि डब्ल्यू या फिर काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास में Q इंटू वी के बराबर होती है। अब Q का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल, V का मतलब होता है वोल्टेज। अब हम इधर पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या यूज करने वाले भैया, ये तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, चुटकी में जानते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, अब इधर पे जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने बनाया, अब वो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मेट में, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, तो उसकी वैल्यू आने वाली कुछ इस तरीके से, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल, और हम किस चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हम दौड़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो भैया हम लेंगे इधर पे इलेक्ट्रॉन, एंड जो वोल्टेज था उसमें उस वोल्टेज को हम इधर पे क्या लेके चल रहे हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज, तो स्टॉपिंग वोल्टेज को वी नॉट से दिखाने वाले, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ई इंटू वी नॉट, तो भैया हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में एच न्यू की जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी, एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट, और क्या करेंगे हम इधर से वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल, क्योंकि हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का केस जानना है भैया, तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल केस में वैल्यू पता करेंगे, इसको इधर भेजो, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ई को डिवाइड कर दो तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, एंड सिंपली इसका भी अगर कभी तुमसे ग्राफ पूछे भैया, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कभी ग्राफ बना दो, देखो हमारे पास में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बाय द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिखना हो तो लिख लेना, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल to stop, minimum amount of potential in opposite direction, in opposite direction to stop फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को रोकने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आप यूज करते हो उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, ठीक है, इतनी बात करेक्ट है। अब चलो ये हमारे पास में आइंस्टीन और इनकी थियरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब अगर इसका कभी ग्राफ पूछे तुमसे भैया कि इसका ग्राफ बना के बता दो भाई, ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे अभी पीछे हमने ग्राफ बनाया था ना, कंपैरिजन करवाया था किसी से, याद है, ठीक वैसे इसका भी ग्राफ बनाओगे, कि अगर कभी तुमसे ग्राफ पूछे, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल, ऐसे क्या पूछेगा, पूछेगा ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, एंड भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। तो कभी भी तुमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पूछे तो कैसे हैंडल करोगे, जस्ट सिंपल सा है, पहले वही एक्स एंड वाई एक्सिस, वो बनाने से पहले किससे कंपेयर कराओगे, पहले ये ग्राफ को लिखना, वी नॉट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, इसको पहले इसको बाद में, ठीक है, माइनस एच न्यू नॉट प्लस में एच बाई ई न्यू, ठीक है, एंड इसको कंपेयर किससे कराओगे, वाई इज टू सी प्लस एम एक्स, मतलब एम एक्स प्लस सी से हम क्या करने वाले हैं, फिर से कंपेयर कराने वाले, क्योंकि ये उसी के जैसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये उसी के जैसा दिखता है, इसलिए इस वाले इक्वेशन को उससे कंपेयर करवाते हैं, ठीक है भैया। अब सिंपल कंपेयर कराओगे भैया, तो x की जगह पे न्यू दिख रहा है, y की जगह पे वोल्टेज, ठीक है, तो y एक्सिस पे सीधा सीधा v नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाओगे, और x एक्सिस पे क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी बनाओगे, ठीक है। अब हमको वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, कहाँ कहाँ पे करना है पता चल गया। अब उसके बाद जानते हो सीधा सीधा जो उसका स्लोप होगा, ये स्लोप होता है m, एंड इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो ग्राफ बनाते कहाँ से बनाते भैया, सपोज करो कि ये हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके केस में इस जगह पे हमारे पास में क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पाएगा, मतलब इससे ज्यादा अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर आपने एनर्जी दी या फिर इसके बराबर एनर्जी दी, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आएगा, ठीक है, तो इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आएगा, बट इन दिस केस हमारे पास में एक स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काम आता है ना, हमारे पास में क्या है भैया, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम की भी एक चीज उन्होंने बता दी, कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना बंद कर देगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ लगाओगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भैया इसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, बट काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास में देखो सी एंड ये नेगेटिव फॉर्म है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसे इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो, पीछे बढ़ा लो, ठीक है, कैसे करोगे कि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकती,
तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे ताकि हमको पता चले कि हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है एंड वो क्या है हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन है, एच बाई ई न्यू नॉट, ये हमारे पास में एच बाई ई न्यू नॉट। ठीक है, तो अब ये आगे नहीं, आगे अब ये लगाने का मतलब हो गया कि भैया अब ये आगे नहीं जाने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो अब बची कुछ ही चीज जो है इसमें स्लोप पूछता है, इसका स्लोप बता दो। तो स्लोप भैया एम के बराबर होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एम के बराबर होता है, वही इसको एम एक्स प्लस सी में जो एम होता है वही स्लोप होता है। ठीक है, तो एम की जगह पे कंपेरिजन किससे करवाया था हमने, एच बाई ई से। भैया इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, एच बाई ई। देख रहे हो पीछे जो स्लोप निकाला था वो एच आया था, इसमें जो स्लोप हमारे पास में एच बाई ई। तो कभी भी तुमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ का स्लोप पूछे या फिर ग्राफ पूछे तो ग्राफ तो इस तरीके से बनाओगे, तो स्ट्रेट लाइन बनाओगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, पीछे बढ़ाना चाहो या तो इसको बनाओ ही मत, जैसे पीछे मैंने बोला था, या तो इस चीज को बनाओ ही मत। अगर बनाना है तो ऐसे डॉटेड लाइन से इसको पीछे बना देना स्ट्रेट एकदम, जहाँ पे जाके मिले वहीं पे उसको लिख देना माइनस वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से करा जाता है ग्राफ को। बस इनको नोट करो, तो कुछ 2-4 ग्राफ और हमारे पास में उनको डिस्कस करेंगे, फिर दे ब्रॉगली इक्वेशन चैप्टर खत्म। तो इनको नोट करो भैया फटाक से, फिर हम 2-3 ग्राफ्स हमारे पास में उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फटाक से इनको नोट करो, चलो। चलिए भैया, आगे हमारे पास में जो टॉपिक है ग्राफ बनाने, बेसिकली हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब एक ग्राफ में क्या करना है, देखो पहला ग्राफ बनाना है हमको। देखो हमको 2 ग्राफ पढ़ने। फर्स्टली हमारे पास में जो ग्राफ है उसका नाम है इफेक्ट ऑफ फोटो करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज द कांस्टेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। मतलब डिफरेंट अलग अलग कलर की, मतलब अलग अलग इंटेंसिटीज की आपके पास में रेडिएशंस होंगी एंड उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब सेम फ्रीक्वेंसीज की अलग अलग इंटेंसिटीज की आपके पास में कई सारी रेडिएशंस होंगी जिनसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाते हो। तो फोटो करंट का और पोटेंशियल के बीच में आपको क्या करना है, एक ग्राफ बना के बताना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल क्या करोगे भैया, देखो सीधी सीधी बात है। देखो पहले तो देखो ग्राफ बनाना है, पहले ऐसे करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद फिर ग्राफ देखते हैं। इसका इसका ग्राफ कैसा होता है वो समझेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास में इधर पे फोटो करंट है, क्योंकि फोटो करंट को वाई एक्सिस पे बनाते हैं। ठीक है, एंड पोटेंशियल को भैया एक्स एक्सिस पे बनाते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल है एंड ये फोटो करंट है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसा क्या चलता है। हमारे पास में एक मेटल होता है। ठीक है, मेटल के सरफेस पे मेटल में सरफेस पे हम कोई ईएम वेव्स भेजते हैं। ठीक है, ये आपने ईएम वेव्स भेजी। अब ये ईएम वेव्स क्या करता है, जैसे ही मेटल के सरफेस पे आया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स भैया क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं। ये सबको पता है, हमने अभी तक यही करते हुए आ रहे थे। ठीक है, एंड अगर क्या हो हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें, अगर हम भैया क्या करते हैं, हम क्या करने वाले, इसको एक बैटरी से जोड़ने वाले। तो अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ दें, एक ऐसी बैटरी जिसके पास में कुछ पोटेंशियल हो। ठीक है, लेट से इसके पास में कुछ पोटेंशियल है, इसको एक, ये है आपके पास में स्विच, हमने क्या करा, स्विच को बंद करा। जैसे ही स्विच को बंद करने का मतलब, इधर ये डॉट करने का मतलब स्विच को ऑन करा आपने, तो जैसे ही स्विच को ऑन करोगे भैया इधर से पोटेंशियल भी अप्लाई होगा, इधर से ईएम वेव्स तो आ ही रही थी, तो पोटेंशियल भी अप्लाई करोगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने और ज्यादा हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सीधी सीधी बात ही है। मतलब ये अप्लाई करने का मतलब होता है कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो एक तो ईएम वेव्स आ रही थी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, मेटल के सरफेस पे गिरी, उसने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाना शुरू करा, और जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाई, उसने क्या करा, उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया, उसने और ज़्यादा उसकी ये कह सकते हो कि उसकी एनर्जी को और बढ़ा दिया, और ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए। ये होगा। बट अगर एक केस ऐसा भी होता है, ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या हो जाए भैया, बंद हो जाए। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चाहो, जैसे सपोज करो कि तुमने बैटरी को हटा दिया। लेट सपोज तुमने अगर मतलब ये हमारे पास में पूरा एक सिस्टम था, अगर तुमने बैटरी को हटा दिया फिर बैटरी की वैल्यू क्या कर दी, जीरो। अगर तुमने बैटरी की वैल्यू क्या कर दी भैया, जीरो, मतलब पोटेंशियल क्या कर दिया तुमने, जीरो। कि तुमने या तो बैटरी हटा दी या फिर तुमने पोटेंशियल को जीरो कर दिया किसी तरीके से। और पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब तुमने बैटरी को उधर से हटा दो, सपोज करो। अगर तुम बैटरी को हटा देते हो तब भी ये ईएम वेव्स आएंगी, क्योंकि वो तो पहले से ही आ रही थी और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो मतलब पोटेंशियल जीरो कर दोगे तब भी ईएम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगी और फोटो करंट तैयार होगा। जाहिर सी बात है,
अगर आपने बैटरी हटा भी दी तो भी ईएम वेव्स आएँगी और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनसे करंट पैदा होगा, और करंट का मतलब फोटो करंट बनेगा। सीधी-सीधी बात है। तो हमारे पास में जो करंट बनेगा भैया, सपोज़ करो वो कुछ ऐसे बनना स्टार्ट होता है यहाँ से। तो कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ करंट की कुछ वैल्यू बनेगी, तो सपोज़ करो करंट की वैल्यू होती है हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे, मतलब वोल्टेज हमारे पास में 0, तब भी हमारे पास में फोटो करंट कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि वो ईएम वेव्स तो तब भी आएँगी, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगी और करंट बनेगा, और उसको बोलते हैं फोटो करंट। हम ये पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे जो करंट बनेगा उसको बोला जाता है फोटो करंट, ठीक है? तो वोल्टेज को 0 करने के बाद भी हमारे पास में करंट बन रहा था, तो सपोज़ करो करंट यहाँ पे कुछ इतना बना है। सपोज़ करो इतना करंट क्या हो, इतना करंट बना है आपके वोल्टेज को 0 करने के बाद भी, ठीक है? अब वोल्टेज को 0 करने के बाद भी करंट बन रहा है, जिसका मतलब ये कि अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो सीधी-सीधी बात है भैया, करंट की वैल्यू बढ़ती है, बाय द ओह्म्स लॉ आपने पढ़ा है, वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ाओ, है ना? करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज को बढ़ा के फिर रेजिस्टेंस को कम कर दो, यही करते हो ना? तो भैया अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, अगर वोल्टेज को 0 रखते हो तो फोटो करंट आपके पास में कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो सपोज़ करते हैं इतना बना अपने पास में, ठीक है? अब अगर आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो भैया करंट तो बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ेगा, और आप जानते हो ओह्म्स लॉ में ये एक स्ट्रेट लाइन बनते जाता है, ठीक है? कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो करंट बढ़ते जाता है, ठीक है? अब अगर पोटेंशियल, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, ये करंट ना बढ़ना बंद हो जाता है, वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब आप कितना भी पोटेंशियल दे दो, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है, करंट अपना सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल ऑफ करंट, सैचुरेशन लेवल ऑफ करंट, ठीक है? क्या बोलते हैं भैया? सैचुरेशन लेवल ऑफ करंट बोलते हैं। मतलब आप एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे आप कितनी भी पोटेंशियल दे दो, उसका मतलब स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल 0 था, तो भैया हमने फोटो करंट मिला था बाय द ईएम वेव्स की वजह से। बट हमने क्या करा कि अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अब हम पोटेंशियल की वैल्यू को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं भैया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता जाएगा। मतलब पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओ, फोटो करंट बढ़ते जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, करंट की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी, तो उस पॉइंट्स को बोला जाता है सैचुरेशन लेवल। जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो और करंट बढ़ना बंद हो जाए, करंट बढ़ना बंद हो जाए, उसको बोला जाता है सैचुरेशन लेवल ऑफ करंट, या फिर इंटेंसिटी ऑफ द करंट बोला जाता है, ठीक है? इसी पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ करंट। ठीक, अब हमारे पास में जो टॉपिक था, ये तो एक चीज के लिए था, ठीक है? अब हमारे पास में जो टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए जो ग्राफ बनता है, ठीक है? उस टॉपिक के लिए जो हमारे पास में ग्राफ बनता है, ये देखो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है? ये जो टॉपिक है, ये तो हमने जस्ट समझने के लिए था, कॉन्सेप्ट था एक, ऐसा समझ जाओ। अब समझो कि टॉपिक हमारे पास में इफेक्ट ऑफ फोटो करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज द कांस्टेंट एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। हमारे पास में अलग-अलग इंटेंसिटी की ईएम वेव्स है और फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, कांस्टेंट। तो उस टाइम पे जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? उस टाइम पे भैया क्या करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ग्राफ कैसे मिलता है। इसको बोला जाता है पोटेंशियल, ठीक है? इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इधर जो पोटेंशियल चलता है उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल, इधर जो पोटेंशियल चलता है उसको नॉर्मल पोटेंशियल बोलते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल बोला जाता है। जो पोटेंशियल भैया इस साइड पे चलता है, ठीक है? इधर पे चलता है, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल आगे चलता है उसको कंटीन्यूअस पोटेंशियल, जो भी बोल दो, बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद इधर पे तुम्हारे पास में एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है वी इज़ नॉट बोल रहा हूँ मैं, वी इज़ इक्वल्स टू 0। वी इज़ इक्वल्स टू 0 पे भैया फिर भी हमारे पास में करंट की वैल्यू कुछ न कुछ तो मिलती ही है, ठीक है? जानते हो कुछ न कुछ तो करंट बनेगा ही, क्योंकि ईएम वेव्स आएँगी तो मिलेंगी। तो सपोज़ करो हमारे पास में कई सारी ईएम वेव्स आ रही हैं, तो इतना तो फोटो करंट हमारे पास में पहले बनेगा ही बनेगा। अब सपोज़ करो एक हमारे पास, अच्छा इधर पे एक चीज़ मैंने थोड़ा-सा कम करा है। सपोज़ करो तुमको इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं करना है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो बट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ना हो। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ना हो उसके लिए क्या कर सकते हो? एक काम, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दो, तो ईएम वेव्स आएँगी बट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना बंद हो जाएँगे, ठीक है? और ईएम वेव्स आएँगी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना बंद हो जाएँगे, तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हो, कैसे लगाते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है अपोज़िट डायरेक्शन में सेम काइनेटिक एनर्जी को अपोज़िट डायरेक्शन में लगा दो भैया, ठीक है? तो अपोज़िट डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी को लगा दो, ये हो जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको बोलते हो क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? कि अपोज़िट डायरेक्शन में एक वोल्टेज लगा दो, ठीक है? उस वोल्टेज
की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना बंद हो जाएंगे, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलास पढ़े हैं उधर पे नेगेटिव आ रहा था, बट इसीलिए हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। अब इधर पे हमारे पास में सपोज करो एक ऐसी इंटेंसिटी की लाइट है, ऐसे दिखेगी आपको, ठीक है। हो सकता है ऐसे दिखे, एक हो सकता है ऐसे दिखे, ठीक है। ये हमारे पास में I1, I2, I3 नाम से कुछ इंटेंसिटीज की लाइट्स आ रही है, जिनका सैचुरेशन लेवल ये है, एंड उनको डॉटेड लाइन से इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है भैया। चलो, ये है उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इस ग्राफ का मतलब समझना, अब जो हमारे पास में हेडिंग थी ना, उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इस ग्राफ का मतलब ये भैया कि देखो हमारे पास में एक इंटेंसिटी की लाइट थी, ठीक है। कुछ इंटेंसिटी की लाइट को क्या करना है, जो ग्राफ में था हमारे पास में, उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी को हमको भैया सेम रखना है। फ्रीक्वेंसी हम क्या करने वाले थे, फ्रीक्वेंसी को सेम रखने वाले थे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी, तो सेम फ्रीक्वेंसी की बट अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है हमारे पास में, इंटेंसिटी वो क्या है भैया, डिफरेंट है। तो अगर हम अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटीज की लाइट लेके आते हैं, तो जो हमारे पास में ग्राफ क्रिएट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, पहले वाले ग्राफ को देखो, पहला वाला जो ग्राफ बना है I1 का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक इंटेंसिटी की लाइट थी, एक रेडिएशन वाली लाइट थी, ठीक है। उस रेडिएशन लाइट से क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये स्टार्टिंग में जो हमने वोल्टेज जीरो करा था, उससे कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास में क्या हुआ, ये फोटो करंट बना, एंड फोटो करंट बनने के बाद जब हमने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करा, तो भैया वोल्टेज करंट बढ़ना शुरू करा, कुछ एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाता है, तो वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये पहले वाले रेडिएशन का सैचुरेशन लेवल। एंड सेम फ्रीक्वेंसी की अगर हम दूसरे इंटेंसिटी की लाइट लेके आते हैं, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी बट दूसरे इंटेंसिटी का रेडिएशन लेके आते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है भैया, दूसरे इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसमें फोटॉन्स ज्यादा होंगे। फोटॉन्स ज्यादा होंगे भैया, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो फोटो करंट निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो तो ज्यादा निकलेंगे। ये इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि सेकंड वाले की इंटेंसिटी देखो इससे ज्यादा ही है, क्योंकि सेचुरेशन लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब सेचुरेशन लेवल ज्यादा होने का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, विच मीन्स सेकंड वाले को अगर ध्यान से देखो, जिसका मतलब होता है कि हमने एक सेम फ्रीक्वेंसी की बट इंटेंसिटी ज्यादा ली है। अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि फोटॉन्स की वैल्यू आपने ज्यादा दी है, ज्यादा फोटोन वाली करंट, फोटोन वाली कोई लाइट आपने भेजी है, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा फोटो करंट बनेगा, तो भैया हो सकता है इसकी वैल्यू इधर पे बने, तो इसका जो फोटो करंट बनेगा स्टार्टिंग में जब वोल्टेज जीरो होगा तो इधर पे बना होगा, एंड उसके बाद जब हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू करा भैया, तो इसके केस में वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, वोल्टेज बढ़ा हो तो करंट नहीं बढ़ेगा। सेम चीज आपके थर्ड वाली लाइट के लिए भी होगा। एंड सिमिलरली जब हम चाहें कि फर्स्ट वाली लाइट जो थी, जो कि आगे बढ़ रही थी, जिसके इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल रहे थे, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा एक काम, भैया हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा सकते हैं। तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ पॉइंट्स पे लगाओगे, सपोज करो इधर पे आता है, एंड सिमिलरली सेकंड वाले के स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वहीं पे, थर्ड वाले के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं पे। ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि आपकी इंटेंसिटी अलग अलग थी, ठीक है। डिफरेंट इंटेंसिटी थी बट फ्रीक्वेंसी सेम, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स के लिए अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो भैया वो भी क्या होगी, सेम ही होगी। ध्यान देना कि अगर आप सेम पोटेंशियल की सेम फ्रीक्वेंसी की अगर आप कोई लाइट्स वेव भेजते हो किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। और इसके केस में I3 जो भैया वो ग्रेटर है, I2 ग्रेटर है, एंड I1 लेस है, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स है, I3 की सबसे ज्यादा है, I2 की कम है, I1 की सबसे कम होगी, ठीक है। एंड इसके केस में क्या है, इस ग्राफ से हमसे ये समझ में आता है भैया कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट लेके आते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है, बट इंटेंसिटी डिफरेंट होगा, क्योंकि इंटेंसिटी हमने डिफरेंट रखा है। डिफरेंट इंटेंसिटी होने का मतलब सैचुरेशन लेवल ऑफ द करंट, सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन लेवल ऑफ करंट, फोटो करंट है ना, फोटो करंट की बात कर रहे हैं, तो फोटो करंट इज डिफरेंट, ठीक है। सैचुरेशन लेवल ऑफ द फोटो करंट क्या होगा भैया, हमारे पास में डिफरेंट होगा। ये इस ग्राफ की कहानी है, ठीक है। सिमिलरली अब इसी चीज को हम उल्टा कर सकते हैं कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लेके चलें और सेम इंटेंसिटी के लेके चलें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी। तो हमारे पास में जो दूसरा ग्राफ होता है, इफेक्ट ऑफ फोटो करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, ठीक है, फॉर सेम इंटेंसिटीज ऑफ लाइट्स, फॉर
सेम या फिर कांस्टेंट ऐसा लिखते हैं, फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटीज, इंटेंसिटीज, ठीक है। कांस्टेंट इंटेंसिटीज वाली लाइट रेडिएशन को क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इंटेंसिटी सेम है, मतलब जो भी लाइट्स भेजोगे उनकी इंटेंसिटी एक ही होने वाली है। तो जब ऐसे टाइप्स के ग्राफ्स बनाओगे तो भैया ग्राफ्स कैसे बनेंगे, सुनना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, वही चीज है, फिर से ग्राफ खींचोगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे लिखोगे फोटो करंट, ठीक है, वाई एक्सिस पे फोटो करंट, इस पे लिखोगे पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल, अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल, इधर जा रहे हो तो इधर पे बोला जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। इधर पे जो पीछे वाले पोटेंशियल होंगे वो क्या करते हैं, इसको रोकने का काम करते हैं, तो इसलिए इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल लिखा जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में होता है, इसलिए इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल, एंड इसको इधर पे नेगेटिव कर लेना, ठीक है। जिधर पे मैंने ये वी नॉट लिखा था ना, हर जगह पे वी नॉट को नेगेटिव कर लेना, एक काम, हर जगह पे वी नॉट को नेगेटिव कर लेना, ठीक है भैया, क्योंकि वो रिटार्डिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब इसका जब ग्राफ देखते हैं ना, तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से मिलता है, ध्यान देना, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है भैया। देखो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो करंट होगा ही, कुछ भी इंटेंसिटी की लाइट भेजो करंट तो कुछ ना कुछ तो जनरेट होगा, अगर आपने पोटेंशियल नहीं अप्लाई करा, अगर वी की वैल्यू 0 है तो कुछ ना कुछ तो फोटो करंट जनरेट होगा। तो सेम काम, सपोज करो ये है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। चलो अब ध्यान से सुनना, इस ग्राफ का मतलब क्या है, मतलब जो हमने ये टॉपिक बनाई है उस ग्राफ का मतलब क्या है भैया, हमको इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी को सेम रखना है, बट फ्रीक्वेंसी को अलग रखना है। तो जब उसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसका ग्राफ में देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है, मतलब अलग, देखो जब हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी तो हमारे पास में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था वो भी सेम आया था। जब फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भैया हर केस में डिफरेंट आएगा। लॉजिक की वाली बात है कि हमने फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी वाली जब ईएम वेव्स भेजी थी तो हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया था। जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की भेजेंगे, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, जब हम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग भेजेंगे भैया तो सीधी सीधी बात है हमारे पास में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो भी अलग अलग होने वाला है। तो सपोज करो हमने तीन अलग अलग करके फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स भेजी हैं, ठीक है, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स भेजी हैं, तो अगर हमने तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स भेजी हैं तो उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा भैया वो भी अलग अलग वो देखने को मिलेगा, बट उसका इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी इज द कांस्टेंट, तो तीनों की इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। समझ गए। तो लिखने वाली चीज क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट इफ फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट, एंड इंटेंसिटी इज द सेम इफ इंटेंसिटी इज सेम, जिसका मतलब होता है भैया सैचुरेशन लेवल ऑफ द फोटो करंट इज सेम, ठीक है। ये इसका मतलब है इस ग्राफ का मतलब। तो जब देखोगे ना तो ऐसे कभी भी ग्राफ तुमको देखने को मिले ना तो इसका मतलब समझ जाना इसमें क्या है। अच्छा इसमें देखो जो V03 है वो ज्यादा है कि इसमें पोटेंशियल किसका ज्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है भैया, ये तो पहले मिल रहा है, ये बाद में मिल रहा है, ये सबसे बाद में मिल रहा है, तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 की ज्यादा है, V02 की कम है, V01 की सबसे कम है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन तीनों के केस में। फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो न्यू 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, न्यू 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब उसके बाद कम है, फिर न्यू 1 की सबसे कम है। तो इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन होता है भैया कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 वाले की है, 1 वाले की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब कोई ईएम वेव्स भेजते हैं किसी फोटो करंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आता है, बट उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होने की वजह से वो उनका जो सैचुरेशन लेवल होता है भैया, सैचुरेशन लेवल एक ही होता है, उनका सैचुरेशन लेवल अलग अलग नहीं बनता। क्योंकि जब पीछे वाले में देखे थे तो हमने सैचुरेशन लेवल इज डिफरेंट व्हेन सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज गोइंग ऑन द मेटल सरफेस।
तो सेम फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, सैचुरेशन लेवल ऑफ द लाइट इज अलग अलग डिफरेंट, ठीक है। बट अगर आपने सेम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी तो अलग अलग आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, तो उस टाइम पे आपके पास में सैचुरेशन लेवल सबका एक ही होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सबकी एक ही जगह पे मिल जाएगी। ये केस था हमारे पास में दो ग्राफ्स का, ठीक है। चलो इसको नोट करो। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की। भैया इस चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम था दे ब्रॉगली रिलेशन, दे ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। अब ये इन्हीं की बात करनी है क्योंकि इस चैप्टर में मेनली उन्हीं की बात ही करनी थी एक्चुअली में, कि जो भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है ना, इन्हीं दे ब्रॉगली के इक्वेशन से ही आता है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारे पास में भैया, वो टॉपिक का नाम क्या है, दे ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर, ठीक है। अगले टॉपिक का नाम क्या है, दे ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर, ठीक है। ये हमारे पास में लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब भैया दे ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर का मतलब क्या होता है। देखो डुअल नेचर का मतलब वही सेम बात जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वही चीज है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं और वेव नेचर की बात करते हैं, तो वेव नेचर के केस में हमारे पास में एक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, ठीक है। एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या आया था, इन वेव्स की बात करें, इन वेव नेचर, तो भैया वेव नेचर के केस में हमने फॉर्मूला बनाया था एनर्जी ऑफ द वेव का, क्या आया था, E इज इक्वल टू एच न्यू आया था, ठीक है। यही आया था फॉर्मूला। एंड सिमिलरली अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू जो हमारे पास में होता है वो सी बाई लेमडा के फॉर्मेट में होता है, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है वेव नेचर के अंदर, जिसको हमने प्लैंक्स कांस्टेंट से निकाला था। सिमिलरली अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें, इन पार्टिकल नेचर, तो भैया पार्टिकल नेचर में आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बारे में सबसे प्यारा सा रिलेशन दिया था, अगर आपको पता हो। उसको कहा जाता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, नाम तो सुना ही होगा, है ना। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, नाम तो सुना ही होगा। वही वाली बात है भैया। तो ये आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ये प्लैंक्स कांस्टेंट वाला चीज है, ये प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था वेव नेचर के अंदर, और ये आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, सर आइंस्टाइन कहते हैं ना। तो पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब चलो अब दोनों इक्वेशंस को रिलेट करते हैं एक साथ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्योंकि ड्यूअल नेचर की बात करनी है तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना है, ये होता है दे ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बात करेंगे भैया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे तो भैया एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज कर सकते हो इतना। तो इधर पे क्या बचेगा, सीधी सीधी बात है भैया, एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी, बस ये हमारे पास में फॉर्मूला बचेगा। एंड एक काम कर सकते हो, इनको नीचे लेके आओ, लेमडा को ऊपर भेजो, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। एंड ये जो चीज हमारे पास में सी है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, बट हमारे पास में एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना। तो पार्टिकल के केस में हम इसको क्या करते हैं, सी इज रिप्लेस बाई, सी इज रिप्लेस्ड बाई, इसको रिप्लेस कर सकते हैं वी से, ठीक है। सी को क्या करते हैं, अब द मीडियम की वेलोसिटी निकालने के लिए हम वी से उसको रिप्लेस करते हैं। जब उसको वी से रिप्लेस करोगे भैया तो हमारे पास में जो लेमडा का फॉर्मूला आएगा, एच इज डिवाइड बाई एम इंटू वी, ये हमारे पास में फॉर्मूला आता है, लेमडा इज टू एच डिवाइड बाई एम इंटू वी। ये रिप्लेस इसलिए करा जाता है क्योंकि सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, इज द फिक्स होता है, बट हम अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम के केस में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात में, तो मीडियम्स वगैरह भी आएंगे भैया, तो इसलिए उसको वी से रिप्लेस करते हैं। एंड सेम चीज एम इंटू वी का मतलब पता है तुमको, मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, मोमेंटम जिसको आप P से दिखाते हो इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। तो इधर से एक काम कर सकते हैं भैया, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी इज द मेन फॉर्मूला फॉर द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड इसको कहा जाता है, इट इज दे ब्रॉगली इक्वेशन, दे ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है भैया। इस इक्वेशन को बोला जाता है दे ब्रॉगली इक्वेशन, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू बी, ठीक है। एंड एक काम और कर सकते हो आप, इधर से एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हो, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकालना जानते हो कैसे निकालते हैं, सपोज करो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालते हैं भैया, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बात करें वो क्या होता है, E इज इक्वल टू ई के एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हो भैया, काइनेटिक एनर्जी होता है ऐसे लिखो चलो,
ई के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। मैं इधर एम बी को रिप्लेस करने वाला हूँ, वो करने के लिए क्या करना हो वो बता रहा हूँ। तो भैया एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द काइनेटिक एनर्जी के सेंस में हमारे पास में ई के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर हम दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, अगर भैया हम दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा मिलेगा, एम ई के इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर। दोनों साइड में क्या करना है भैया, इनके दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई करना है। तो एम ए के इक्वल टू हाफ, तो पहले से था एम से एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो भैया दो को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2m e के। सिंपल कैलकुलेशन, इन दोनों का होल स्क्वायर बनाओ, एम वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e के। भैया होल स्क्वायर को उधर भेजो तो अंडर रूट में चले जाएंगे, ये वाले पार्ट्स अंडर रूट में चले जाएंगे। एंड एम इंटू वी को देखो क्या लिखा गया था इधर पे, पी, है ना। m इंटू वी को क्या लिखा गया था, चलो इधर पे m इंटू वी से ही करते हैं, ठीक है। तो m इंटू वी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, अंडर रूट में 2m e के। तो अगर हम वो वैल्यू पुट करें इधर पे, लेमडा की वैल्यू, अगर हम वहां से इधर से हम लेमडा की वैल्यू लेके जाए, m इंटू वी को क्या पुट कर सकते हो, h बाई लेमडा, इधर से m इंटू वी निकालो तो क्या हो सकता है, h बाई लेमडा। तो हम एक काम कर सकते हैं, h बाई लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m e के। एंड भैया एक काम और, इधर से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालें तो लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m e के। ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ द, या फिर वेवलेंथ ऑफ द दे ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो लेमडा कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, लेमडा को उधर भेजो, उनको नीचे भेजो, तो ये h डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m e के आएगा, ठीक है। एंड अगर आप वैल्यू निकालना चाहो लेमडा की, तो आप आराम से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। कैसे भैया, m क्या है, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल जो हमारा था वो इलेक्ट्रॉन था। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो कि होता है, ठीक है। h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल होती है, जूल सेकेंड। एंड काइनेटिक एनर्जी तो भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, ई के, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमको पता नहीं है। एक काम और, इसको ना एक तरीके से और रिप्लेस कर सकते हैं। चलो ये वैल्यू अभी पुट करने से पहले एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। ई के इज इक्वल टू क्या होता है, इन द पार्टिकल के सेंस में भैया, ई के इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, हमने पीछे भी एक रिलेशन पढ़ा था, ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो भैया अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में लेमडा क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m क्यूब इंटू वी, ठीक है। एंड क्यू का मतलब होता है सिंपल सा चार्ज पार्टिकल, एंड चार्ज पार्टिकल हम कौन सा लेके चल रहे हैं भैया, चार्ज पार्टिकल क्या है हमारे पास में, क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में भैया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम ये सारी वैल्यूज को इधर पे पुट करेंगे ना, सारी वैल्यूज को पुट करके रखेंगे, तो लेमडा की एक वैल्यू आती है 12.367 के आसपास में, ठीक है। आई थिंक 12 पॉइंट, एक सेकेंड एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ तुमको मैं, कितना आएगा, 12.27, है ना। ये आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम, एंड डिवाइड में अंडर रूट में वी, क्योंकि हमको वी की वैल्यू नहीं पता होती है। वी मतलब वोल्टेज, आप कितना वोल्टेज देने वाले हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एक काम कर सकते हो, इधर पे हम जो लेमडा निकाल रहे हैं एच डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m ई के, तो ई के की वैल्यू होती है क्यू इंटू वी, तो हम इधर से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 2m क्यू इंटू वी। ये अगर हम वैल्यू बना सकते हैं लेमडा की, तो लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एच की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद जो हमारे पास में m है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कौन है हमारे पास में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू, मतलब मगर मास की बात करें भैया तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड अगर उसके चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। एंड वोल्टेज आप अपने हिसाब से अप्लाई करोगे, वो तो फिक्स नहीं रहेगा। तो अगर हम वैल्यूज निकालें इनको रख के, तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई अंडर रूट में वी। अंडर रूट में वी कितना हो सकता है वो आपके ऊपर है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, आप कितना देना चाहते हो वो, इतना एंगस्ट्रॉम आपके वेवलेंथ आएगी। तो कभी भी आपसे डे ब्रॉगली से रिलेशन का इक्वेशन पूछे, ठीक है, तो इक्वेशन पूछेगा भैया, तो ये लैम्डा इक्वल्स टू m डिवाइड बाई एम बी। एनर्जी से रिलेटेड इक्वेशन पूछे तो एनर्जी से रिलेटेड इक्वेशन ये हो सकता है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m e के, या फिर ये भी हो सकता है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट में 2m क्यू इंटू वी, ये भी हो सकता है आपका लेमडा। और एक चीज और, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे वैल्यूज को पुट करके, तो हमारे पास में इतना एंगस्ट्रॉन की वैल्यू आती है,
इतने एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आती है, ठीक है। 12.27 डिवाइड बाय रूट में भी वोल्टेज जितना भी अप्लाई करना हो रख के एंगस्ट्रॉम करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास में दे ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ रिलेशन ऑफ द इक्वेशन, जो भी बोल दो, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ द बिहेवियर का इक्वेशन दे ब्रॉगली ने जो दिया था भैया वो यही है, ठीक है। तो यही था बस आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर, जिसमें बस हमको सिर्फ थियरी एंड 2-3 फॉर्मूले के बारे में डिस्कशंस करने थे, एक डेरिवेशन। जी, ठीक है। देख रहे हो कितना इजी चैप्टर था, एकदम मजे में पूरा हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार नोट कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो भैया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स तो आपके ऊपर है, एंड इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए भैया थैंक यू, इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलो।